भारत का संविधान पार्ट 5 संघीय कार्यपालिका। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 कि संघ की कार्यपालिका जो है वो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगा। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं एवं 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुद्दुचेरी के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया जाता है। यानी संसद में जो भी निर्वाचित, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट करेंगे। राज्य के जो विधानसभा है उसके निर्वाचित वोट करेंगे और दिल्ली और पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा चलती है उसके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान सभाओं में मनोनीत सदस्य एवं राज्य विधान परिषद जहां पर द्विसदनीय विधायिका है उसके मनोनीत सदस्य, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, और दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यानी कोई भी भाग का मनोनीत सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और जहाँ पे राज्य विधान परिषद है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते हैं। निर्वाचन की रीति की बात करें तो अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होता है, साथ ही राज्यों तथा संघ के बीच भी समानता होती है। इसके लिए राज्य विधानसभाओं और संसद के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित होती है। एक निर्वाचित विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है? तो राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुना 1/1000। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है? तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटा संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, पदावधि एवं त्यागपत्र। राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। यह बात अनुच्छेद 60 में बोला गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक होता है। यह अनुच्छेद 56(1) में बोला गया है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। संविधान में इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ये बात अनुच्छेद 57 में बोला गया है। कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र के बारे में जिक्र है अनुच्छेद 56(1) का क।
संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं यानी योग्यता, तो राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में किसी स्थानीय संस्था में लाभ के पद पर न करता हो, यानी वो उसको कोई भी नौकरी नहीं लगा हुआ हो। कोई व्यक्ति केवल इस कारण लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है, यानी नेता उता जो भी होता है उसको लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 59 के तहत बताया गया है। राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले उस सदन से त्यागपत्र दे देना होगा। दूसरा शर्त क्या है, तो राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। दूसरा है, तीसरा पद उससे बिना किराए दिए शासकीय निवास आवंटित होगा। और चौथा शर्त है राष्ट्रपति का कि उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अब है कुछ भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपतियों का निर्वाचन कि कौन राष्ट्रपति कब बने। तो सबसे पहले जो बने थे वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, फिर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, उसके बाद बने वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर बीडी जती जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकट रमन के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायणन के बाद बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बाद बने श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी के बाद बने रामनाथ कोविंद। ये बुक पुराना है। अब रामनाथ कोविंद के बाद कौन बने हैं, अभी बने हैं द्रौपदी मुर्मू। निर्वाचन विवाद, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन विवाद होंगे उनको कैसे सुलझाया जाएगा वो अनुच्छेद 71 में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न शंकाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी और उसका निर्णय ही अंतिम होगा, जो बोल देगा वही माना जाएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के महाभियोग यानी उसको कैसे हटाया जाएगा, अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण यानी गलत यूज, अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। इसके लिए संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हो और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन आरोप का अन्वेषण करेगा जिसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन आरोप सही पाता है और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है
तो राष्ट्रपति को संकल्प पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ की बात करें तो पहला शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति के तहत पहला, राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। यह बात अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अनुच्छेद 77 में ये बात बोला गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये बात बोला गया अनुच्छेद 75 में। वह भारत का यानी राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ के तहत अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है जिससे उसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, संबोधित करता है, सत्रावसान एवं लोकसभा का विघटन करता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये बात अनुच्छेद 108 में बोला गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए एवं एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्तियों का लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तहत 12 व्यक्तियों का मनोनीत करते हैं और राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत वह राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्हता या योग्यता के प्रश्न पर निर्णय करता है। अनुच्छेद 103 राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्हरता के प्रश्न पर निर्णय करते हैं। यह अनुच्छेद 103 में बताया गया है। संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लागू नहीं होते हैं। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, जैसे नए राज्यों के निर्माण एवं संबंधित विधेयक। ये अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 में बताया गया है। तो ऐसे विधेयक बिना राष्ट्रपति की सहमति से नहीं। और धन विधेयक अनुच्छेद 117 भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक अनुच्छेद 117(3) यानी नए राज्य का निर्माण विधेयक, धन विधेयक और भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक जो है बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के नहीं लाए जा सकते हैं। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट आदि राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही अधिनियम बनता है। यह बात अनुच्छेद 111 में 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या विधेयक को अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, या विधेयक यदि वह धन विधेयक नहीं है या विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। परंतु यदि संसद इस विधेयक को पुनः संशोधन के साथ उसके बिना राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो उसे अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्ति होती है। एक अत्यंतिक वीटो, राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता है अर्थात विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है जिससे वह विधेयक समाप्त हो जाता है। दूसरा जो वीटो शक्ति है वो है निलंबनकारी वीटो शक्ति। निलंबनकारी वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तीसरा जो वीटो शक्ति है वो है पॉकेट वीटो शक्ति। राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई
कोई सहमति देता है, न अस्वीकृत करता है और न ही लौटाता है, अर्थात अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है। अब बात करते हैं वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति की कुछ वित्तीय शक्ति हैं, जैसे धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात अनुच्छेद 117 में लिखा गया है। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट राष्ट्रपति को संबोधित करके प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुच्छेद 112 में बताया गया है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जा सकती है। यह अनुच्छेद 115 में बताया गया है। राष्ट्रपति की चौथी वित्तीय शक्ति यह है कि राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। ये वित्त आयोग का गठन की बात जो है अनुच्छेद 280 में बताया गया है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ के तहत पहला जो है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। ये बात अनुच्छेद 143 में बोला गया है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है या दंड में क्षमादान, प्राण दंड का स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। क की बात करें तो उन सभी मामलों में जिनमें दंड सेना न्यायालय ने दिया है, उन सभी मामलों में जिनमें केंद्रीय कानून के विरुद्ध अपराध के लिए सज़ा दी गई है, उन सभी मामलों में जिनमें सज़ा मृत्युदंड है, ये सब में राष्ट्रपति जो है वो क्षमा, प्रविलंबन, विराम ये सब कर सकते हैं। क्षमा का मतलब क्या है? तो इसमें दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह समाप्त हो जाता है, अर्थात वो सभी आरोपों से मुक्त हो जाता है। जब सज़ा को लघुकरण किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर उसे कम कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में मृत्यु दंड का लघुकरण करके उसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिहार का मतलब क्या है? तो परिहार में दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसकी अवधि कम हो जाता है। जैसे आजीवन कारावास को 5 वर्ष के कारावास में बदला जा सकता है। विराम का मतलब क्या है कि इसमें दोषी व्यक्ति की सज़ा किसी विशेष परिस्थिति में कम कर दी जाती है, जैसे महिला को गर्भावस्था की अवधि के कारण। प्रविलंबन क्या होता है? इसमें किसी दंड को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड। सैन्य शक्तियाँ राष्ट्रपति के कुछ सैन्य शक्तियाँ हैं, जैसे अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। वह संसद की अनुमति के अनुसार युद्ध की या इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति की कूटनीतियाँ शक्तियाँ। विदेश में राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ एवं समझौते जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य नहीं है। आपातकालीन शक्तियाँ की बात करें तो संविधान ने राष्ट्रपति को निम्न आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, एवं वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान हो गई है जिनके कारण तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश अधिनियम की तरह प्रभावी एवं शक्तिशाली होता है। संसद के पुनः सत्रारंभ पर यह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, नहीं तो यह अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा। वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह होता है। राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियां से उन्मुक्ति होती है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है।
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कुछ प्रमुख पदाधिकारी जो हैं, भारत का प्रधानमंत्री एवं संघ के अन्य मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वित्त आयोग राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के जो अन्य सदस्य हैं वो सबको राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां के लिए विशेष अधिकारी जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। प्रमुख संवैधानिक अधिकारियों का मासिक वेतन, तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है 5 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया, राज्यपाल का 3.5 लाख रुपया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए 2,80,000 रुपया, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपया, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 2.5 लाख रुपया, मुख्य चुनाव आयुक्त को 2.5 लाख रुपया। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। योग्यता बताएं, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? तो अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, वह राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए लायक हो, वह लाभ का पद धारण नहीं किया हुआ हो। शपथ, उपराष्ट्रपति शपथ, उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पदावधि उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 में एवं पद मुक्ति अनुच्छेद 68 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की होती है। वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव को लाने हेतु 14 दिन की पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को देना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकता है। पहला, 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति पर, उसके द्वारा त्याग पत्र देने पर, उसकी मृत्यु पर एवं उसे बर्खास्त करने पर। उपराष्ट्रपति पदावधि पूर्ण होने के बाद भी पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। भारत के कुछ उपराष्ट्रपति जो हैं, भारत के जो कुछ उपराष्ट्रपति, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद बने डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी के बाद बने उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक के बाद बीडी जत्ती के बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद आर वेंकट रमनी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद बने हैं के आर नारायण के बाद कृष्णकांत के बाद भैरव सिंह शेखावत बने हैं। भैरव सिंह शेखावत के बाद बने हैं मोहम्मद हामिद अंसारी के बाद बने हैं कौन? वेंकैया नायडू के बाद अभी बने हैं कौन? जगदीप धनखड़।
कार्य एवं शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति के कार्य दो तरह के होते हैं। पहला, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, और दूसरा राष्ट्रपति के रूप में भी होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में बात करें तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियाँ लोकसभा अध्यक्ष के समान होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सभी कार्यवाही का संचालन करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा अध्यक्ष होने के कारण मिलता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने वाला वेतन नहीं मिलता है, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते आदि मिलते हैं। कुछ उपराष्ट्रपति के बारे में जो तथ्य हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन सोवियत संघ के राजदूत थे। उपराष्ट्रपतियों में गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत ही ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति कभी नहीं बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी इस पद पर सबसे कम समय तक रहे। वीवी गिरी जो हैं वो सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे। अब तक डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ही निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही अंतिम होता है, यह अनुच्छेद 71 में बताया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संक्षिप्त वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में दिया गया है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये बात अनुच्छेद 74 में बोला गया है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं कर्तव्यों के संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह मंत्रिपरिषद से एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन वह ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दूसरा, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध अनुच्छेद 75 में जो दिए गए हैं उनमें से हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। दूसरा क्या है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ था उसके द्वारा यह प्रावधान दिया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा जो बात है वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित कोई संसद सदस्य यदि 10वीं अनुसूची के अधीन दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। व्यक्तित्व उत्तरदायित्व। मंत्री की व्यक्तित्व उत्तरदायित्व की बात करें तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। व्यक्ति रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, लेकिन सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। यदि कोई मंत्री 6 महीना तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
8वां मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। मंत्रियों की श्रेणी, तो कुछ मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं और कुछ उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री ऐसे मंत्री को कैबिनेट की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने एवं भाग लेने का अधिकार है। कैबिनेट मंत्री को अनुच्छेद 352 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के लिए सलाह प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री मिलकर देंगे। राज्य मंत्री की बात करें तो ये कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। इनके कार्य का आवंटन कैबिनेट मंत्री द्वारा किया जाता है। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। ये आमंत्रित होने पर कैबिनेट के बैठक में भाग लेते हैं राज्य मंत्री। कुछ उप मंत्री होते हैं। उप मंत्री जो ये तीसरे स्तर के मंत्री हैं, जिनका नीति निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता है। ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। भारत के कुछ प्रधानमंत्री सबसे पहले बने थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा बने। गुलजारी लाल नंदा के बाद इंदिरा गांधी बने। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई के बाद बने चौधरी चरण सिंह के बाद बने इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह के बाद बने चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बने हैं HD देवगौड़ा, उसके बाद I.K. गुजराल के बाद बने फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के बाद फिर से बने अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बाद फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, दोबारा बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उसके बाद बने हैं अभी तक नरेंद्र मोदी। अब कुछ मंत्री से जुड़े कुछ टिप। सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो जवाहरलाल नेहरू का था। कार्यकाल में मरने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। विदेश यानी ताशकंद में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे दोबारा गुलजारी लाल नंदा। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो भी बने थे मोरारजी देसाई। त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। कभी भी लोकसभा का सामना न करने वाले कौन प्रधानमंत्री थे? चौधरी चरण सिंह। प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हो गई थी वो थे इंदिरा गांधी। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले थे कौन? राजीव गांधी। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में नंदयाल लोकसभा सीट से जीते, वो है पीवी नरसिम्हा राव। न्यूनतम अवधि के लिए सबसे कम दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। पद ग्रहण करते समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे HD देवगौड़ा। राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं I.K. गुजराल। राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बने हैं कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के बीच में संबंध। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 75 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 78 में बोला गया कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। यानी प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेंगे वो सब राष्ट्रपति को बताना है। दूसरा, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। यदि राष्ट्रपति अगर जानकारी मांगेंगे तो प्रधानमंत्री क्या क्या काम कर रहे हैं उनको बताना पड़ेगा। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। भारत का महान्यायवादी जो है उनके बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है।
राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो। महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। महान्यायवादी जो है वो सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तथा पद धारण करता है। महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन महान्यायवादी को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अनुच्छेद 88 में बोला गया है। महान्यायवादी अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त हैं, अनुच्छेद 105(4) के तहत। अब पढ़ते हैं संसद के बारे में। तो संसद का गठन जो है अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद 3 अंग में है। भारत के संसद के 3 अंग है, वो है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह एक अस्थायी संस्था है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। राष्ट्रपति जो 12 सदस्य का मनोनीत करते हैं, ये बात अनुच्छेद 80 में बताया गया है। तो राज्यसभा में टोटल 250 सीट होता है, जिसमें 238 तो अलग अलग राज्य या यूटी से चुन करके आते हैं और 12 को मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 229 तो राज्यों से आए हैं, 4 संघ राज्य से आए हैं और 12 जो है मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। सदस्यों की कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यह अनुच्छेद 83(1) में बताया गया है। राज्यसभा सदस्य के लिए अर्हताएं। राज्यसभा के सदस्य के लिए योग्यताएं क्या है कि वह भारत के नागरिक होना चाहिए, यह अनुच्छेद 84 में बताया गया है। राज्यसभा के सदस्य का उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 84 के अनुसार। संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं धारण करना चाहिए। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन इस प्रकार है, इसको देख लें। चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव लक्षद्वीप का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति का नाम उस राज्य की निर्वाचन सूची में हो जहां वह राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। राज्यसभा के पदाधिकारी की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यह अनुच्छेद 89(1) में बताया गया है। उपसभापति का चयन राज्यसभा करती है, अनुच्छेद 89(2) के तहत। उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को संबोधित करता है। यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता है तो उसका पद रिक्त होगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा वह अपने पद से हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 90 के अनुसार। उपसभापति। राज्यसभा के विशिष्ट अधिकार, अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित सदस्य 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देते हैं, तब उस विषय पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित सदस्य 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं।
राज्यसभा के अन्य अधिकार। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जो लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यदि इस अवधि में विधेयक वापस नहीं होता है तो धन विधेयक अपने आप पारित माना जाता है। राज्यसभा धन विधेयक में न तो कोई संशोधन कर सकती है और न ही उसे अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनती है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81। लोकसभा की संरचना जो है अनुच्छेद 81 में बताया गया है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 552 होती है। इनमें से 530 जो है वो राज्यों से चुन करके आते हैं, 20 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 2 जो है एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 331 के तहत। तो ये कुल सदस्य जो हैं वो अभी फ़िलहाल में कितने हैं, 545, जिसमें से 530 राज्य से हैं, 13 जो है वो संघ केंद्र शासित प्रदेश से हैं और 2 जो हैं एंग्लो इंडियन हैं। किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने का काम परिसीमन आयोग की सिफारिश पर होता है। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन अनुच्छेद 82 के अनुसार 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्यों में लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा कालावधि 2026 तक बढ़ा दी गई। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 52, 81, 82, 530 और 332 में सन 2000 की जगह सन 2026 कर दिया गया है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, न कि 1991 की जनगणना पर। कुछ वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण राज्यवार जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया गया है। मूलतः यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, किंतु उसे हर बार अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अनुच्छेद 330 एवं 324। 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 द्वारा इसे 2010 तक किया गया। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा इसे 70 वर्ष तक बढ़ाकर वर्ष 2020 तक कर दिया गया और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया उसमें इसे बढ़ा करके 80 वर्षों तक बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दिया गया। वयस्क मताधिकार की बात करें तो लोकसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार से होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कम से कम 18 वर्ष की आयु का है वह अब वोट दे सकता है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 जो आया था उसके द्वारा वोट देने की उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई। निर्वाचन में मत देने का हकदार अनुच्छेद 326 में ये सब बातें बोली गई हैं। लोकसभा में कुछ स्थानों का आवंटन इस प्रकार है। लोकसभा की अवधि जो है वो अनुच्छेद 83 के तहत बताया गया है। लोकसभा अपने पहले सत्र के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन फिर से 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे वापस 5 वर्ष तक कर दिया गया, लेकिन उसे राष्ट्रपति इसके पूर्व विघटित कर सकते हैं। आपातकाल जो 352 में बताया गया है, 352 के आपातकाल में संसद
आपातकाल अनुच्छेद 352 में संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु यह अवधि आपात उद्घोषणा की समाप्ति की तारीख से 6 महीने से आगे नहीं जा सकती है। लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 84 में दिए गए हैं। लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो भारत के नागरिक होंगे, कम से कम उनकी उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिए। वे सभी योग्यताएं धारण करने चाहिए जो संसद द्वारा तय किया गया है। सदस्यता के लिए योग्यता अनुच्छेद 102 में कोई सदस्यता के लिए निरहताएं कौन जो है योग्य नहीं है, ये बात 102 में बोला गया है। तो कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि वह लाभ का पद धारण किया हुआ है, यदि वह विकृत चित्त और न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है, यदि वह दिवालिया है तो भी नहीं बन सकता है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तो वो सदस्य नहीं बन सकता लोकसभा के, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निरहताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। लोकसभा के अधिकारी की बात करें, अधिकारी तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनाव करती है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना अनुच्छेद 94 में बताया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद छोड़ देगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, यानी अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे संकल्प के 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे संकल्प के 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्ति। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम व विधि का निर्वहन करना है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष गण पूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं। अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं और इस संदर्भ में उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। 10वीं अनुसूची के अनुरूप वह दल बदल संबंधी मामलों का निर्धारण एवं सदस्यों की निर्भरता का निर्धारण करता है। अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समिति के सभापति को नियुक्त करता है। संसद में किसी विषय पर बराबर मत रहने पर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। सदस्यों द्वारा शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के दोनों सदन का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेता है। गणपूर्ति क्या होता है? तो गणपूर्ति अनुच्छेद 100 के अनुसार प्रत्येक सदन की कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति अनिवार्य है। गणपूर्ति न होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही गणपूर्ति होने तथा स्थगित कर दी जाएगी। कुछ लोकसभा अध्यक्ष के ये लिस्ट हैं। स्थानों का रिक्त होना यानी कोई भी व्यक्ति
संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है तो उसे स्वेच्छा से एक सीट खाली करने का अधिकार है, अन्यथा किसी एक सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट छोड़नी होगी, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई संसद सदस्य 60 दिन तक बिना कोई पहले बोले हुए अनुज्ञा के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में बताया गया है। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में बताया गया है। संसद सदस्यों को अधिवेशन के समय या वह समिति जिसका वह सदस्य है कि बैठक के समय अथवा अधिवेशन या बैठक के पूर्व या पश्चात 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद की प्रक्रिया या विनियमन करने वाला नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक् की बोलने की स्वतंत्रता होती है। सदन की अनुमति के बिना किसी सदस्य को साक्ष्य देने के लिए समन नहीं दिया जा सकता है। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, यह अनुच्छेद 122 में बताया गया है। संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन अनुच्छेद 85 के अधीन राष्ट्रपति को समय समय पर प्रत्येक सदन को आहूत करने का, उसका सत्रावसान करने का और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। संसद के 2 अधिवेशनों का अंतराल 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के सत्र, बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र जो है फरवरी से मई तक चलता है। यह वर्ष का पहला सत्र होता है, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू किया जाता है और बजट सत्र जो है वो सबसे लंबा सत्र होता है। उसके बाद आता है मानसून सत्र। मानसून सत्र जो है वो जुलाई से सितंबर तक चलता है। फिर है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जो है वो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। यह सबसे छोटा सत्र होता है। कुछ टर्म हैं जैसे साइन डाई। साइन डाई क्या होता है? जब अध्यक्षता करने वाला अधिकारी सदन को स्थगित करते हुए आगामी बैठक की तारीख तय नहीं करता है तो कहा जाता है कि सदन अनिश्चित काल के लिए साइन डाई यानी स्थगित कर दिया गया है। सत्रावसान का क्या मतलब है? सदन का सत्रावसान राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। सत्रावसान से सत्र समाप्त हो जाता है। विघटन अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रपति का काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। केवल लोकसभा का विघटन होता है। विघटन लोकसभा के जीवन का अंत है, इसके बाद नई लोकसभा बनती है। संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद की विधायी प्रक्रिया में संसद में प्रस्तुत विधेयक निम्न 4 प्रकार के होते हैं: सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है। वित्तीय विधेयक के बारे में अनुच्छेद 117 में बताया गया है एवं संविधान संशोधन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 368 में बताया गया है। सामान्य विधेयक, जो विधेयक धन, वित्तीय या संविधान संशोधन विधेयक नहीं होते हैं उन्हें सामान्य विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 107 के अनुसार सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक तब तक पारित समझा जाता है जब कोई विधेयक तब पारित समझा जाता है जब संसद के दोनों सदन उस पर सहमत होते हैं और उसे पारित कर देते हैं। यदि दोनों सदनों में से कोई गतिरोध है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि मत देने वाले सदस्य बहुमत से इसे पारित कर देते हैं तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति अनुच्छेद 111 में बताया गया है।
पारित विधेयक जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति का स्वीकृति होना होता है, यह अनुच्छेद 111 में बताया गया है। तो पारित विधेयक अध्यक्ष या सभापति द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे सकता है। ऐसा होने पर विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाएगा, या फिर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं दे सकता, अपनी अनुमति वह रोक लेगा। ऐसा होने पर विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। और तीसरा कि विधेयक को राष्ट्रपति जो है वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि दोनों सदन विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन के बिना राष्ट्रपति के समक्ष दोबारा प्रस्तुत करते हैं तो राष्ट्रपति को अनुमति देना पड़ेगा। संसद में लंबित विधेयक जो है वो संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर भी समाप्त नहीं होगा। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या फिर लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, वो अनुच्छेद 108 की उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन होने पर वह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक परिभाषित है, इसके अनुसार अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित है। इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है। जैसे किसी कर का अधिरोपण करना है तो वो धन विधेयक कहलाएगा। उत्साधन करना हो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। परिहार करना हो धन विधेयक। परिवर्तन या विनियमन करना है धन विधेयक। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन हो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। भारत सरकार के संचित निधि से धन का विनियोग आदि करना हो तो धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में तथा राष्ट्रपति की संस्तुति पर प्रभावित किया जा सकता है। अनुच्छेद 117 एवं 109 के अनुसार धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। यह बात अनुच्छेद 110 के 3 में बोला गया है। धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा में उसमें संशोधन नहीं कर सकता। धन विधेयक में जो है वो राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकता बल्कि संशोधन की सिफारिश कर सकता है। राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वह विधेयक को 14 दिन के भीतर लौटा दे। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने विधेयक पारित कर दिया है अनुच्छेद 109 के तहत। यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन में लौटा देती है तो लोकसभा उसे सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना स्वीकार कर सकती है। तो ऐसा समझा जाएगा दोनों सदनों ने उसे पारित कर दिया है। राष्ट्रपति की अनुमति की बात करें तो धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह या तो अपनी राष्ट्रपति की अनुमति अगर धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो या तो वह अपनी स्वीकृति दे सकता है या फिर से रोक कर रख सकता है, लेकिन वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये बात अनुच्छेद 111 में बताया गया है। कुछ वित्तीय विधेयक क्या होते हैं? वित्तीय विधेयक ऐसा विधेयक है जिसका संबंध धन संबंधी विषयों से है। अर्थात वित्तीय विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लेखित एक या अधिक विषयों के साथ साथ साधारण विधान के उपबंध भी हैं। धन विधेयक के समान वित्तीय विधेयक भी लोकसभा में आरंभ हो सकते हैं और उन्हें राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वित्तीय विषयों से संबंधित विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अनुसार, वित्तीय विधेयक जो अनुच्छेद 117(1) के अधीन आते हैं और वित्तीय विधेयक जो अनुच्छेद 117(3) के अधीन आते हैं। वर्ग 2 की बात करें तो वित्तीय विधेयक जो अनुच्छेद 117(1) के अधीन आते हैं
उसके वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। वैसे वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। इसके बाद ये सामान्य विधेयक की तरह व्यवहार करते हैं। वर्ग 3 के वित्तीय विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति सामान्य विधेयक की तरह होती है। संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और इस संबंध में संसद की शक्ति का वर्णन है। इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत अर्थात सदन में उपस्थित और मतदान करने वाली सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। इसे पारित करने हेतु संसद की संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती है। अतः अंत में विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत होता है। यदि किसी विधेयक के एक सदन में पारित किए जाने और दूसरे को भेजे जाने के बाद विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, संशोधन के बाद दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत होते हों या विधेयक दूसरे सदन में 6 महीने से लंबित है, इन तीनों परिस्थिति में राष्ट्रपति सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि विधेयक संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया गया है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। अभी तक केवल 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। दहेज प्रतिबंध विधेयक जो 1961 आया था उस समय संयुक्त बैठक बुलाया गया था। बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 के समय और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 के समय। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट बोलते हैं वह अनुच्छेद 112 में है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां एवं व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत कराएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहा जाता है। वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। बजट जो है वो फरवरी माह के प्रथम दिन वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। रेलवे बजट को आम बजट से 1 वर्ष समिति की सिफारिश पर 1921 में अलग कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। यह अंतरिम बजट था। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। विनियोग विधेयक क्या होता है? विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता है। अनुपूरक अनुदान के बारे में अनुच्छेद 115 में दिया गया है और अनुपूरक अनुदान इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाए। लेखानुदान जो है वो अनुच्छेद 116 के तहत होता है। विनियोग विधेयक के पारित होने में विलंब की स्थिति में लोकसभा लेखानुदान विधेयक पारित कर धन उपलब्ध करा सकती है। प्रश्नकाल क्या होता है? संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के पहले घंटे के समय को प्रश्नकाल कहा जाता है। शून्यकाल क्या होता है? तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल होता है, जो कि 5 से 15 मिनट का होता है। इसमें सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर दिया जाता है।
प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों पर तारांक लगाकर इनमें विभेद किया जाता है, इसलिए इन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न की बात करें तो इन प्रश्नों का उत्तर सदन में लिखित रूप से दिया जाता है, अतः इनमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न जो है अविलंब लोक महोत्सव के किसी मामले में प्रश्न के मौखिक उत्तर के लिए सूचना 10 दिन से कम अवधि में दी जा सकती है। संसदीय समितियां होती है कुछ। संसदीय समितियां की बात करें तो अपने सभी कार्यों का गहराई से अध्ययन एवं निरीक्षण करने के लिए संसद के पास पर्याप्त समय नहीं होता। इसी कारण यह अपना अधिकांश कार्य जो है वो संसदीय समिति के माध्यम से करती है। संसदीय समितियां का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सके। भारत में गठित संसदीय समितियां को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अस्थायी समितियां एवं तदर्थ समितियां। अस्थायी समितियां का गठन एक निश्चित समय के लिए की होता है और इनका कार्य सतत रूप से चलता रहता है। अस्थायी समितियां भी निम्न प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला है वित्तीय समितियां, दूसरा विभागीय समितियां, तीसरा जांच समितियां, चौथा सदन की समितियां, पांचवा छानबीन समितियां एवं छठा सेवा समितियां। वित्तीय समितियां की बात करें तो वित्तीय समितियां, संसद की वित्तीय समितियां भी निम्न प्रकार की होती है। वित्तीय समितियां के अंतर ही आती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में किया गया था। इस समिति का गठन प्रति वर्ष लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इस समिति का गठन यानी प्राक्कलन समिति का गठन लोकसभा के 30 सदस्यों से होता है और इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इस समिति में शामिल नहीं किया जाता है। कुछ कार्य क्या है वो प्राक्कलन समिति की, तो बजट अनुमानों का अध्ययन करके संसद को यह बताना कि क्या इसमें शामिल नीतियों में मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता तथा प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है या नहीं। दूसरा, वैकल्पिक नीतियों को सुझाना जिससे प्रशासन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता लाई जा सके। दूसरा जो वित्तीय समितियां हैं वो है लोक लेखा समिति। सर्वप्रथम वर्ष 1921 में लोक लेखा समिति को बनाया गया था। यह सबसे पुराना समिति है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और कुल लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का नाम निर्दिष्ट होते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। किसी भी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए ही होता है। लोक लेखा समिति की कार्य बात करें तो किसी वित्तीय मामले में भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा अपव्यय की जांच करना, लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को संसद के समक्ष उजागर करना, लोक व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाने वाले लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश करना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन की जांच करना काम है। भारत सरकार के व्यय संबंधी लेखाओं की जांच करना भी लोक लेखा समिति का ही काम है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देती है।
लोक उपक्रम समिति की बात करें तो वर्ष 1964 में गठित इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्यों द्वारा राज्यसभा के 7 सदस्य सहित कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति के राज्यसभा के 7 सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं और जबकि 15 लोकसभा के 15 सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। लोक उपक्रम शक्ति की कार्य क्या है? तो सरकारी उपक्रम के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना, इस बात की जांच करना कि सरकारी उपक्रम समुचित व्यापारिक सिद्धांतों तथा विवेकपूर्ण वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुसार चलाए जा रहे हैं अथवा नहीं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति तीनों संयुक्त रूप से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। दूसरा आता है विभागीय समितियाँ। विभागीय समितियाँ की बात करें तो विभागीय समितियाँ की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम 1989 में लोकसभा के नियम समिति द्वारा किया गया था, जिसके अनुसार अनुसरण में 3 विषयगत समितियाँ की स्थापना की गई: कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति तथा विज्ञान एवं विज्ञानिकी समिति। पुनः समिति ने 1991 में सभी विभागों के लिए विभागीय समितियां की स्थापना का सुझाव दिया, जिसके अनुपालन में 17 विभागीय समितियां की स्थापना हुई, जिन्होंने 1993 से अपना कार्य प्रारंभ किया। पुनः वर्ष 2004 में इन समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई, जिनमें से 16 समितियां लोकसभा की तथा 8 राज्यसभा की हैं। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं विभागीय समिति में, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा के होते हैं एवं 10 सदस्य जो है वो राज्यसभा के होते हैं। ये हैं कुछ समितियों के नाम, उनके लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य एवं कुल सदस्य अलग अलग। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था स्थापित की है, जिसमें शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय एवं उसके अधीन उच्च न्यायालय है। एक उच्च न्यायालय के अधीन कई अधीनस्थ न्यायालय होते हैं: जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय। न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124(1) के तहत अनुसार प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे, परंतु इसी अनुच्छेद में संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है और इसके तहत 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की। 1960 में ये 10 से बढ़कर 13 हो गया, 1977 में यह 17 हो गया और 1986 में 25। 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय की कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ा करके 31 कर दी। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझे। मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा परामर्श किया जाएगा।
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही यह कार्य करेगा। नियुक्ति की अर्हताएं, योग्यताएं क्या है? तो अनुच्छेद 124(3) के अनुसार कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश वाला पद पर रहेगा, या फिर कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एकदम पारंगत विधि वेता हो। शपथ की बात करें तो पद ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। न्यायाधीशों की पदावधि। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। उसकी नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है। न्यायाधीश कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, यानी कभी भी इस्तीफा दे सकता है वो राष्ट्रपति को। न्यायाधीशों को हटाना। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने हेतु संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों ने कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया हो। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी रामास्वामी के विरुद्ध कदाचार के आधार पर 1991 में लोकसभा में पद से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन मतदान में प्रस्ताव पारित न होने से प्रस्ताव असफल हो गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध भी राज्यसभा में उन्हें पद से हटाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया, किंतु कार्यवाही आगे बढ़ने से पहले उन्होंने अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को दे दिया। वेतन और भत्ते की बात करें तो यह अनुच्छेद 125 में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.8 लाख रुपये प्रति माह एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126 में बताया गया है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या फिर वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो। तदर्थ न्यायाधीश की जिक्र अनुच्छेद 127 में है। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति न हो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता धारण करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से उपस्थित के लिए अनुरोध कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के स्थान की बात करें तो यह अनुच्छेद 130 में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और नियुक्त कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक शक्तियां और क्षेत्राधिकार प्रदान किया है, जिन्हें निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार।
इसका वर्णन अनुच्छेद 131 में किया गया है। मूल अधिकार का अभिप्राय उन अभियोगों से है जिन्हें सीधे ही उच्चतम न्यायालय में आरंभ किया जा सकता है। इनमें निम्नलिखित अभियोग आते हैं। एक ओर भारत सरकार, दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य, या फिर एक ओर भारत सरकार और एक राज्य, या फिर दूसरी ओर एक राज्य या उससे अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। जब ये सब मामला हो तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के मूल यानी आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय अधिकार में ऐसे अभियोग आते हैं जिनका आरंभ तो निचली अदालतों में होता है, लेकिन उनके निर्णय के प्रति सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये मामले हैं संवैधानिक मामले, जो कि अनुच्छेद 132 में बताया गया है, दीवानी व सिविल मामले, जो कि अनुच्छेद 133 में बताया गया है, फौजदारी या दंडिक मामले, जो कि अनुच्छेद 134 में बताया गया है, विशेष अपील सुनने का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 136 में है। फिर है परामर्शी क्षेत्राधिकार। परामर्शी क्षेत्राधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को किसी वैधानिक समस्या के संबंध में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। जब राष्ट्रपति वैधानिक परामर्श के लिए कोई विषय भेजता है तो न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की बेंच उस मामले पर निर्णय करती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई वैधानिक राय को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है, यह अनुच्छेद 129 में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अपमान के लिए दंड देने का भी शक्ति है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले से दिए निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों को बदल सकता है। संविधान का संरक्षक। संविधान का संरक्षक यदि कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका अपने दायित्व का निर्वहन संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नहीं करती है तो उच्चतम न्यायालय उन कानूनों एवं कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो किसी न किसी रूप में संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण। उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण के लेख या रीट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के कुछ अन्य शक्तियाँ। उच्चतम न्यायालय को भारत के सभी न्यायालयों का निरीक्षण करने तथा उनके कुशल प्रबंधन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों से सहायता ले सकता है। उच्चतम न्यायालय विधि विशेषज्ञों के लिए उचित नियम बना सकता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके अन्य सदस्यों को तभी अपदस्थ कर सकता है जब उच्चतम न्यायालय जांच करके उसे प्रमाणित कर दे। उच्चतम न्यायालय लंबित मामलों को अपने पास मंगवा कर उसका निपटारा कर सकता है या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय हो। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का गठन। संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, उनकी संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर रहती है। साथ ही सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए मेघालय सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम 3 है
और प्रयागराज उच्च न्यायालय में सबसे अधिक 76 है। ये है कुछ भारत के उच्च न्यायालय के लिस्ट। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार नियुक्त करता है। अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान है कि नियमित न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायाधीश भी 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए आग्रह कर सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेना अनिवार्य होता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 223 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का स्थान किसी कारणवश अस्थायी रूप से रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। न्यायाधीशों की योग्यता अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो या कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। न्यायाधीशों की पदावधि अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकता है: यदि वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे दे, यदि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दे या उसे किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दे, यदि उस पर संसद के दोनों सदन सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर पद से हटा दे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का वही ढंग है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। 114वें संविधान संशोधन विधेयक 110 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया था। शपथ ग्रहण अनुच्छेद 219 के अनुसार पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। स्थानांतरण अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। उच्च न्यायालय की व्यापक शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां और क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी अभियोग सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों एवं अन्य कार्यों के लिए भी रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा लेख एवं उत्प्रेषण लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वसीयत, तलाक, जल, सेना विभाग, न्यायालय का अपमान, कंपनी कानून आदि से संबंधित अभियोग भी उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्षेत्र दीवानी और फौजदारी मामलों में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार उच्च न्यायालय को है।
दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सभी मामलों में अपील की जा सकती है जो 5 लाख रुपए या उसके अधिक संपत्ति से संबंध हो। ऐसे मामले जहां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंड की पुष्टि उच्च न्यायालय से करवाना अनिवार्य है, वहां उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। वैसा मुकदमा जिनमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तीसरा जो है वो है अधीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 227 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों के अधीक्षण करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय को अधीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों पर निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से विवरण मांग सकता है, निचले न्यायालय के लिए नियम बना सकता है, न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के लिए प्रारूप भी विहित कर सकता है। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और इसे अपने अवमानना के लिए दंड देने के अधिकार भी है। छठा जो कुछ शक्ति है वो है मुकदमे का हस्तांतरण। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को अपने यहाँ हस्तांतरित करवा सकता है यदि उसे ऐसा लगता है कि वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबंधित है। ऐसे अभियोगों का उच्च न्यायालय या तो स्वयं निपटारा कर सकता है या विधि से संबंधित प्रश्न को निपटा कर अधीनस्थ न्यायालय को वापस लौटा देता है। यह बात अनुच्छेद 228 में बोला गया है। अब लास्ट में जान लेते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तब तक के लिए होती है। उसे पद से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति द्वारा ही हटाया जा सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो विभिन्न वित्तीय संक्रियाओं का लेखा परीक्षण करता है। ये थे भाग 5, हमारा भारत के संविधान का भाग 5।